अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इससे पहले आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज आप देखोगे कि नेफ्रॉन कैसे ऑस्मोरेगुलेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो है ब्लड को फिल्टर करना और उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जनरेट करना। ठीक है, यूरिन जनरेट करना। यूरिन क्या है? ब्लड में से सारा वेस्ट मटेरियल फिल्टर हुआ हुआ जो होता है उसे हम कहते हैं यूरिन। ठीक है, तो किडनी का बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, और ये मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। कल आपने इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। नेफ्रॉन 3 स्टेप्स में ये ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, जो लार्ज अमाउंट में ब्लड वेसल्स जो हैं वो नेफ्रॉन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब आपको ये पता है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीनल आर्टरी हार्ट से किडनी की तरफ ब्लड लेकर आएगी, और वो रीनल आर्टरी जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स की फॉर्म में एक क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जनरेट करेगी, जिसको हम कहते थे ग्लोमेरुलस। ठीक है, एक बॉल लाइक क्लस्टर होगा आर्टरीज का। कौन सी? रीनल आर्टरी। ठीक है, तो क्या होगा? ये वो ब्लड आ रहा है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ये वो ब्लड है जिसके अंदर अभी अभी इंटेस्टाइन से या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वाटर, सॉल्ट्स और इस तरह से सारे और डिफरेंट सेल्स से सारे मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट हुए हुए हैं इस ब्लड के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इस ब्लड से ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें से वेरी हाई प्रेशर में ब्लड पास कर रहा है। ठीक है, ब्लड इज मूविंग, सर्कुलेटिंग थ्रू दिस ग्लोमेरुलस एट वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं, और आपने ये चीज़ 9th में फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जब किसी पाइप का, किसी ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत नैरो हो जाता है, वॉल्यूम बहुत स्मॉल हो जाता है, तो फिर क्या होता है? उसमें से पास होने वाले फ्लूइड की स्पीड बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, दैट फ्लूइड विल स्टार्ट पासिंग एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरीज में से ब्लड बहुत हाई प्रेशर में पास हो रहा होगा। उस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी होंगे और साथ में हाई अमाउंट में वाटर, सॉल्ट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट भी होंगे और ग्लूकोज भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा? व्हेन ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर at very high pressure, due to this high pressure, high speed of blood cells, the small molecules like water, glucose and salts are pushed from these capillary walls to this cup of nephron. ठीक है, इन कैपिलरी वॉल्स में से स्मॉल मॉलिक्यूल्स पुश कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स हाई स्पीड में इस कप लाइक स्ट्रक्चर यानी इस बोमेन कैप्सूल के अंदर डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्यों होगा ये? क्योंकि ब्लड सेल्स बहुत हाई स्पीड में यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो उनकी बहुत हाई स्पीड की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैपिलरीज में से बाहर निकल जाएंगे और सारे के सारे बोमेन कैप्सूल के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? प्रेशर फिल्ट्रेशन में ड्यू टू द वेरी हाई प्रेशर ऑफ blood in the glomerulus, the small molecules water, glucose and salts in very high amount move inside the Bowman's capsule. ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन सिर्फ ये चीज है कि ब्लड का फिल्टर होना। ब्लड सेल्स वही रहेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, जैसे हम छानते हैं किसी चीज़ को, तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स
उस फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स उसमें से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पास करते हैं मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड, तो हम उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। तो इसी तरह ये जो लिक्विड सॉल्यूशन बोमेन कैप्सूल के अंदर डिफ्यूज कर गया है, इस लिक्विड को अब हम कहेंगे बोमेन्स फिल्ट्रेट, ठीक है, बोमेन्स फिल्ट्रेट। दैट बोमेन्स फिल्ट्रेट विल पास थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और वहाँ पे नेक्स्ट 2 स्टेप्स होंगे। जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से ये ब्लड पास करेगा, ये पार्ट कौन सा है, इसको मैं PCT लिख देती हूँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। व्हेन दिस बोमेन्स फिल्ट्रेट, यानी ये जो सॉल्यूशन है जो अभी अभी इस नेफ्रॉन के अंदर एंटर हुआ है, वो जब इस पार्ट में से, इस ट्यूब में से पास करेगा, तो इस ट्यूब के सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स इसको सराउंड कर रही होंगी, ताकि यहाँ से जितना भी वाटर बॉडी को रिक्वायर्ड है, अब वो सॉल्ट्स ब्लड में नहीं रहे, ब्लड में होंगे तो वो बॉडी को अवेलेबल होंगे। इस टाइम पे वो सब नेफ्रॉन के अंदर आ चुके हैं। तो अब जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसी सेम प्रोपोर्शन में जितनी नीड है, उसी प्रोपोर्शन में वाटर वापस ब्लड में डिफ्यूज़ करें, सॉल्ट्स वापस ब्लड में डिफ्यूज़ करें, सारे नहीं, जितने बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी वापस ब्लड में डिफ्यूज़ करें जितने बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ water, glucose and salts from tubules to blood vessels, ठीक है। वो जो सारे फिल्टर हो गए थे ब्लड में से, वो यूजफुल थे बॉडी के लिए, ठीक है। पहले वो सब फिल्टर होते हैं, ठीक, नेफ्रॉन के फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, फिर नेफ्रॉन से वापस अकॉर्डिंग टू बॉडी की नीड जितनी भी है, जैसे अगर बहुत ड्राई कंडीशंस हैं तो बॉडी को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, तो ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अगर इतनी ज़रूरत नहीं है, बॉडी में वाटर इनफ है, तो फिर लेस अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट्स का बैलेंस रहे, ठीक। तो इन द proximal convoluted tubule, almost all the glucose is 90% of the glucose is diffused back into the blood vessels, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेंगे और उसके बाद सॉल्ट डिफ्यूज करेगा। जब सॉल्ट जो है वो एक्टिवली यहाँ से ब्लड के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ लेबल कर देती हूँ। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, ग्लूकोज सारा ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब एक्टिवली सॉल्ट को वापस ब्लड में मूव कराएगी। एक्टिवली मूव कराने का क्या मतलब है, बाय द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोर्सफुली वो सॉल्ट को वापस ब्लड के अंदर डिफ्यूज कराएगी, क्योंकि सॉल्ट के आयंस भी बॉडी के लिए यूजफुल है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब ब्लड के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो गया इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। जब वहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा और इस ट्यूब्यूल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, तो वाटर will move from this dilute solution to the blood, क्योंकि ब्लड के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो चुका है, वाटर कम हो चुका है, तो वहाँ से फॉरन से वाटर will start diffusing into blood, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन हो गई ग्लूकोज की, सॉल्ट की और वाटर की, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा,
लूप ऑफ हेनले, दैट फिल्ट्रेट विल पास थ्रू द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट्स हैं, एक डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। ये जो डाउनवर्ड मूव कर रही है, जिसमें अगर हम फॉरवर्ड मूव करें इस फिल्ट्रेट की डायरेक्शन को ट्रेस करते हुए, तो जब फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करेगा तो हम इस पार्ट को कहेंगे, ये लूप ऑफ हेनले का ये पार्ट है जिसमें फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करता है, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा फिल्ट्रेट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि इस ट्यूब की डायरेक्शन फिर से यू शेप्ड है, तो फिर क्या होगा, फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव करेगा। तो हम इस वाले लिम्ब को कहेंगे एसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो जब फिल्ट्रेट या वो जो फ्लूइड है जिसके अंदर, जिसने लेटर ऑन यूरिन में कन्वर्ट होना है, उस फ्लूइड में अभी भी हाई अमाउंट में वाटर और सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें अभी और भी रीएब्जॉर्ब होना है ब्लड के अंदर। ठीक है, ताकि बॉडी में से वो वेस्ट ना हो जाए, ठीक, ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जैसे जैसे फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करेगा, वैसे वैसे उसके अंदर से मज़ीद वाटर एंड सॉल्ट्स विल डिफ्यूज इनटू ब्लड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वाटर डिफ्यूज करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ये सारा जो ट्यूबुलर पार्ट है, इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस सारे ट्यूबुलर पार्ट को ब्लड वेसल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। In descending limb of loop of Henle, as the filtrate moves downward, more water molecules will diffuse into the blood. ठीक है, और in ascending limb of loop of Henle, as that filtrate starts moving upward, salts and ions start diffusing into the blood. ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग लूप में क्या होता है, सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्यूबुलर पार्ट का सबसे लास्ट पार्ट है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होगा, इसमें भी जितना भी वाटर बचा है उसके अंदर, वो थोड़ा सा और ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर देगा, वाटर की डिफ्यूजन थोड़ी सी और होगी। ठीक है, ये स्टेप्स याद रखने हैं आपने। वोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स इन फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द नेफ्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा, ग्लूकोज, वाटर एंड सॉल्ट, डिफरेंट रीजन्स में ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड। ठीक, उसके बाद 2 स्टेप्स हमने देख लिए। थर्ड स्टेप था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होगी, इससे पहले ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, इसमें इन 2 स्टेप्स के साथ साथ वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की, वो एक्सक्रीट कर देंगी, एक्सक्रीट यूरिया एंड अदर आयंस इनटू ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, यूरिया और दूसरे इस तरह के आयंस जो ब्लड का पीएच लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो ब्लड को एसिडिक या बेसिक बना सकते हैं, ठीक है, उनको ब्लड वेसल्स इन ट्यूब्स के अंदर
मूव करा देंगी, ठीक है, ताकि ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन रहे, ठीक है, ब्लड एसिडिक ना हो जाए, ब्लड बेसिक ना हो जाए। इसको रोकने के लिए यूरिया और दूसरे कंपाउंड्स को ब्लड वेसल्स इन ट्यूब्स के अंदर मूव करा देंगी, ठीक है। तो ये थर्ड और लास्ट स्टेप था। इस स्टेप के बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन जिसे हम कह रहे थे, ठीक है, इस स्टेप के बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में फ्लूइड इस ट्यूबुलर पार्ट से एग्जिट होगा और कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, उसे हम कहेंगे यूरिन, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से वो पेपिलरी डक्ट में जाएगा, पेपिलरी डक्ट से फिर पेल्विस के पोर्शन में, और फिर उसके बाद यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन या बॉडी कंडीशन किस तरह की हो तो उसमें किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, किडनी का फंक्शन किस तरह से मॉडिफाई होता है। हम दो कंडीशंस देखेंगे। सपोज देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी के पास इनफ वाटर है, उसे वाटर शॉर्टेज नहीं है। और सेकंड कंडीशन हो सकती है व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन इन द बॉडी, जब बॉडी में इतना पानी ना हो, ठीक है, आप इतना वाटर ड्रिंक ना कर रहे हो, आपको डिहाइड्रेशन फील हो रही हो, तो तब क्या होता है, तब किडनीज कैसे मॉडिफाई होते हैं, उनका फंक्शन कैसे मॉडिफाई होता है। पहले हम ये कंडीशन देखते हैं व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी एक्सेस ऑफ वाटर है ब्लड के अंदर, बहुत ज़्यादा वाटर है, तो फिर क्या होगा, मोर वाटर विल बी filtered into the Bowman's capsule, Bowman's filtrate, Bowman's filtrate का पार्ट बनेगा। जब ब्लड के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है तो बॉडी के अंदर वाटर की एक बैलेंस्ड अमाउंट रहनी चाहिए, तो एक्सेस ऑफ वाटर को, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो सारा बोमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, बोमेन कैप्सूल का, बोमेन फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जब रीएब्जॉर्प्शन होगी तो रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यूरिन की एक्सेस अमाउंट बनेगी, ठीक है, यूरिन एक्सेसिव अमाउंट में जनरेट होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जनरेट होगा व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन बॉडी, ठीक है। और फिर क्या होगा, यूरिन एक्सेस अमाउंट में होगा एंड डाइल्यूटेड होगा, उसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज वाटर की होगी, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब वाटर के अंदर बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज है, वाटर आपने बहुत कम इनटेक किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ब्लड के अंदर वाटर बहुत कम है, नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा कम है, तो लेस वाटर विल बी फिल्टर्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल, लेस filtration of water into Bowman's capsule, ठीक है। और क्या होगा, जब रीएब्जॉर्प्शन होगी तो वो जो वाटर थोड़ा सा भी Bowman's कैप्सूल में मूव किया है, वो वाटर उसकी ज़्यादा अमाउंट वापस ब्लड में मूव कर जाएगी, तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगी, बहुत हाई अमाउंट में होगी, ठीक है, ताकि ब्लड के अंदर जो रिक्वायर्ड लेवल है वाटर का वो पूरा रहे। और फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा, यूरिन का लेस वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में यूरिन जनरेट होगा, उसमें वाटर बहुत कम होगा एंड इट विल बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है, आयंस।